इस वीडियो में 8 जुलाई से 14 जुलाई के जो करंट अफेयर्स हैं इनका कंपैरिजन हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं वो दृष्टि आईएएस और ध्येय आईएएस के क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको आप लोग ज़रूर विजिट कर लिया कीजिए। आइए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर से कन्फ्यूज मत होना, वीक 1 में जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे वो 1 से 26 तक किए थे, तो यहाँ से मैंने 27 से ही कंटिन्यू कर दिया। हाल में सुर्खियों में रहे ऑपरेशन नारकोस का संबंध निम्नलिखित में से किस संगठन से है? नारकोस को अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे NAR का मतलब नारकोटिक्स है, और जब भी नारकोटिक्स की बात आती है तो नशीले पदार्थों की तस्करी से संबंधित होती हैं चीज़ें, अवैध व्यापार से संबंधित चीज़ें होती हैं। अभी हाल ही में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF ने नारकोस ऑपरेशन स्टार्ट किया इन्हीं नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए, रोकने के लिए। यहाँ पे आपको एक एक्ट के बारे में ज़रूर जानना है, NDPS एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 2019 का। जब भी कोई एक्ट पढ़ा करें तो उसका ईयर ज़रूर देखा करें, क्योंकि कभी कभी ईयर ही पूछ लेता है। NDPS का मतलब होता है नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। ये एक्ट कब आया था? 2019 में। इस एक्ट के तहत RPF को पावर दी गई है, तलाशी करने का अधिकार दिया गया, जब्ती करने का अधिकार दिया गया, गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलिए। 28 में हाल ही में खबरों में नजर आए हर्मेट का संबंध किससे है? हर्मेट उसी तरीके का स्पाईवेयर है जैसे आपने पेगासस के बारे में सुना था। पेगासस जब आया था तो इसने भी तबाही मचाई थी। एक तरह से आप इसको सॉफ्टवेयर वायरस की तरह समझ लीजिए। इसने आईफोन और एंड्रॉयड डिवाइसेस को अपना टारगेट बनाया था, खासतौर से इटली और कजाकिस्तान में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्पाईवेयर। ठीक है, चलिए। 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा चेकोरिंजी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ज़माना था जब गठिया नाम की चीज़ कोई होती नहीं थी, हाई प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ये सब कुछ नहीं होता था, क्योंकि पावरफुल आयुर्वेद हमारे पास था। यह एक जड़ी बूटी है, इससे कभी ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं हो सकती, गठिया रोग की समस्या नहीं हो सकती। इस जड़ी बूटी का आयुर्वेद की विज्ञान में बहुत बड़ा योगदान है। और इसकी खास बात क्या है? ये एंडेमिक प्रजाति है। एंडेमिक प्रजाति यानी स्थानिक प्रजाति। स्थानिक प्रजाति का ये भी मतलब होता है कि ये उस जगह के अलावा और कहीं भी नहीं पाई जाती। ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये चैन कुरिंजी है। ठीक है, मैं ना को टाइप करना भूल गया, चैन कुरिंजी। और क्लाइमेट चेंज की वजह से इस औषधि का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए ऑपरेशन भी चल रहा है, सेब चैन कुरिंजी, और ये साउथ इंडिया में पाई जाती है। हो जाएगा, बी ऑप्शन पढ़िए। यह अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए स्थानिक पौधों की प्रजाति है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे कुछ शॉर्ट टाइप के भी क्वेश्चन है, आपको बोरिंग नहीं लगेगा। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने अपने सदस्यों के लिए 66% से अधिक वेतन वृद्धि के लिए विधेयक पारित किया? दिल्ली। ये वेतन उनके लिए नहीं बढ़ाया जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ये विधानसभा में जो सदस्य हैं, MLA लोग हैं, उनके लिए ये बढ़ाया गया है। यहाँ पे लिखा है ना सदस्यों के लिए। चलिए, भारत के सबसे युवा स्पीकर राहुल नार्वेकर को किस राज्य विधानसभा से चुना गया? महाराष्ट्र से। स्पीकर के लिए 40 साल की उम्र भी बहुत नई उम्र है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। बरुआ माइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले बताइए, स्वीट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? हनी से, शहद से। और शहद बना कौन रही है? मधुमक्खी। लेकिन ये बरुआ माइट जैसी चीज़ें आ गई हैं तो ये खा जाएंगी स्वीट रेवोल्यूशन को, पूरा मीठी क्रांति चौपट कर देंगी, क्योंकि ये जो परजीवी कीट है ये चौपट कर देता है मधुमक्खियों को। जब मधुमक्खियाँ ही नहीं रहेंगी तो ये ख़त्म हो जाएगा। फिर इस परजीवी कीट का संक्रमण इतना ज़्यादा है कि ये मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी की कॉलोनी डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और गजब गजब के ये परजीवी कीट हैं, इन लोगों का भोजन ही मधुमक्खियों को खाना है। मधुमक्खियों के जो बच्चे रहते हैं, लार्वा रहता है, प्यूपा रहता है, ये सब उन्हीं को खा जाता है। पहला पॉइंट पढ़िए, यह एक परजीवी कीट है जो मधुमक्खियों को संक्रमित करता है और खा जाता है। सही पॉइंट है, सही लिखा है। और इन परजीवी कीट की खास बात क्या है? ये मुख्य रूप से मधुमक्खियों का जो लार्वा रहता है, प्यूपा रहता है, उनको ही अटैक करते हैं, बच्चों को अटैक करते हैं। वयस्क मधुमक्खियों को भी खा सकते हैं, जो बूढ़ी मधुमक्खियाँ होंगी उनको भी खा सकते हैं, ऐसी थोड़ी ना कोई बात है। अब ऐसा कैटेगराइजेशन तो हम लोगों ने किसी चीज़ में नहीं पढ़ा कि बूढ़ों को नहीं खाएगा, अब जवानों को खाएगा, बच्चों को नहीं खाएगा, है ना। यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन लिखा है, बरुआ माइट केवल वयस्क मधुमक्खियों का ही भोजन कर सकते हैं, तो ये गलत है। केवल लिखा है ना, तो ये केवल गलत है, सबको खा सकता है, तो ये गलत हो गया। तीसरा पॉइंट है, इसे बरुआ डिस्ट्रक्टर के नाम से ही जाना जाता है। आपने देखा भी, ये मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी की कॉलोनी डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है। तो 1 और 3 सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बरुआ माइट स्वीट रेवोल्यूशन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इस कीट को अभी ऑस्ट्रेलिया में देखा गया। ऑस्ट्रेलिया में 1-2 सप्ताह के अंदर 3-4 लाख मधुमक्खियों को ये अपना टारगेट बनाया था। 3-4 लाख मधुमक्खियों को ये मार दिया। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 31 देखिए,
पहला पॉइंट है सोशल मीडिया तक पहुँच एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। करेक्ट है कि गलत है? बिल्कुल करेक्ट है। कोई कुछ भी बोलता है तो भाई मौलिक अधिकार की देने लगता है ना। राइट टू एक्सप्रेशन पे जितनी छूट इंडिया में है इतनी छूट और किसी देश में नहीं है। यहाँ कोई भी कुछ भी बोल सकता है। अब तो सोशल मीडिया पे इन्फॉर्मेशन वॉर चलता है, क्योंकि सोशल मीडिया को लेके कोई प्रॉपर लॉ नहीं है। काम किससे चलाना पड़ता है? जो साइबर लॉ है उसी से काम चलाना पड़ता है। इसी में कुछ प्रोविज़न है सोशल मीडिया को लेके, इन्हीं प्रोविज़न से गवर्नमेंट काम करती है। साइबर वर्ल्ड एक अलग चीज़ होगी, सोशल मीडिया अपने आप में एक बड़ा वर्ल्ड है। आपको एक सेपरेट कानून लाना ही पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है भारत में कोई विशिष्ट कानून नहीं है जो सोशल मीडिया से संबंधित है। दूसरा भी सही है। तीसरा पॉइंट है आईटी एक्ट 2000। यहाँ पे आईटी एक्ट लिखा है तो ये 2000 याद रखा कीजिए। साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से निपटने वाला भारत का प्राथमिक कानून है। ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 32 में भारत निम्नलिखित में से किस कृषि वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक है, प्रोड्यूसर है? इंडिया मिल्क में पहले स्थान पर है, दाल में पहले स्थान पर है और जूट में भी पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर किस फसल में है हम लोग? राइस में सेकंड पोजीशन पे हैं, गेहूं में सेकंड पोजीशन में है, गन्ना में भी सेकंड पोजीशन में है, सब्जी में, फल में और चाय में ये सेकंड पोजीशन है इंडिया की। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पूछा था तो क्या हो जाएगा? दाल दिख रही है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चाय, धान, गेहूँ यहाँ पे ये सेकंड पोजीशन है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट। फाइंडेक्स में आप फाइंड को देख लीजिए। फाइंड से आप लोग समझ पा रहे होंगे, यानी यहाँ पे कुछ खोजने वाली बात हो रही है। इस रिपोर्ट में ये देखा गया है कि देश दुनिया में जितने भी एडल्ट लोग हैं, वयस्क लोग हैं, वो डिजिटल सर्विस को कैसे यूज करते हैं, फाइनेंशियल सर्विस को कैसे यूज कर पाते हैं। कितने लोगों के पास फाइनेंशियल सर्विस की एक्सेस है, डिजिटल सर्विस की एक्सेस है। पहला पॉइंट है यह विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा पॉइंट है यह लोगों की वित्तीय सेवाओं की उपयोगिता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी सीखा हम लोगों ने, ये भी करेक्ट है, पहला भी करेक्ट था। तीसरा है अधिकांश नए खाते भारत और चीन में खोले गए। अब भारत में तो जनधन योजना ने ही करोड़ों खाते खोल दिए, तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इस रिपोर्ट में यही तो फाइंड किया गया है, यही तो खोजा गया है, इसी की रिसर्च हुई कि खाते कितने लोगों के पास हैं और फाइनेंशियल सर्विस को यूज कौन कौन कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर इस वीडियो को वनडे वाले स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो वनडे वाले फैक्ट निकाल लिया कीजिए। वनडे एग्जाम में क्या पूछेगा? ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? 4 ऑप्शन दे देगा, एक विश्व बैंक आपको मिल जाएगा, बगल में IMF लिख देगा, UNDP लिख देगा। चलिए 34 देखिए। यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन, CERN बोलते हैं इसे। अब फिर से न्यूज में आया, गॉड पार्टिकल पढ़ते थे ना हम लोग। इस गॉड पार्टिकल का दूसरा नाम हिग्स बोसोन भी है, इसको भी हम लोग पढ़ते थे। इसके और भी नाम है, ईश्वरीय कण। गॉड पार्टिकल के बारे में, हिग्स बोसोन के बारे में ये बोला जाता है कि ब्रह्मांड इन्हीं पार्टिकल के द्वारा बना हुआ है। न्यूज में इसलिए क्योंकि एक बार फिर से लार्ज हैड्रॉन कोलिडर को स्टार्ट किया गया है। लेबोरेटरी बहुत बड़ी लेबोरेटरी है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है। पहला ऑप्शन पढ़िए, ये बिल्कुल करेक्ट है। CERN लार्ज हैड्रॉन कोलिडर का संचालन करता है और यह फ्रांस स्विस सीमा पर स्थित है। दूसरा ऑप्शन है लार्ज हैड्रॉन कोलिडर ने गॉड पार्टिकल कहे जाने वाले हिग्स बोसोन की खोज की। यहाँ पे दोनों करेक्ट हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जगह पूछी जा सकती है। 35 है लिस्बन डिक्लेरेशन, जो खबरों में था, किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है? यह महासागरों के प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 36 है संसदीय समितियां हमेशा न्यूज में बनी रहती हैं, इनके बारे में बताना है। पहला पॉइंट है संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में केवल लोकसभा के सदस्यों को शामिल किया जाता है। देखिए आप संसदीय समिति जब पढ़ते हैं तो आप 2 तरीके की समितियाँ पढ़ते हैं। नंबर 1 है स्टैंडिंग कमेटी, दूसरा है एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी कौन सी होती है? इसमें भी बहुत सारी कैटेगराइजेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल कमेटी, वित्तीय कमेटियाँ। वित्तीय कमेटी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? आप पब्लिक अकाउंट कमेटी पढ़ते हैं, लोक लेखा समिति पढ़ते हैं, आप एस्टीमेट कमेटी पढ़ते हैं यानी प्राक्कलन समिति पढ़ते हैं, और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स भी पढ़ते हैं। स्टैंडिंग कमेटी में फाइनेंशियल कमेटी के अलावा और भी सारी कमेटीज़ हैं, जैसे डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी होती है, इंक्वायरी करने के लिए एक कमेटी होती है, स्क्रूटनी करने के लिए कमेटी होती है। उन सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एडहॉक कमेटी में एक इंक्वायरी कमेटी होती है, एडवाइजरी कमेटी भी होती है, बट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है PSC एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। जैसे आप पब्लिक अकाउंट कमेटी में पढ़ते हैं, लोक लेखा समिति में पढ़ते हैं, कितने मेंबर होते हैं? 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। और हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि सबसे बड़ी कमेटी मेंबर के मामले में कौन सी है? एस्टीमेट कमेटी, प्राक्कलन कमेटी। इसमें 30 मेंबर होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पे पहला पॉइंट पढ़िए आप, संसदीय समितियों में केवल लोकसभा के सदस्यों को शामिल किया जाता है। तो ऐसा तो नहीं है, संसदीय समितियाँ हमने पीएससी देखा, पीएससी में तो लोकसभा से भी लोग हैं, राज्यसभा से भी लोग हैं, तो ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है प्राक्कलन समिति को वित्तीय समिति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हम लोगों ने यहाँ पे अभी फाइनेंशियल कमेटी देखा, वित्तीय समिति में कौन कौन सी कमेटी है, पीएससी है, एस्टीमेट कमेटी है, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है, तो ये पॉइंट सही है। चलिए, तो यहाँ पे गलत बताना था तो केवल एक गलत है, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 37 वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2022 का विषय क्या है? इसको सेलिब्रेट कब करते हैं? 1 जुलाई। किसकी मेमोरी में करते हैं? डॉक्टर विधान राय की मेमोरी में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। 2022 की जो थीम थी, फैमिली डॉक्टर ऑन फ्रंट लाइन, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अग्रिम पंक्ति में परिवार के डॉक्टर। इन्होंने बिल्कुल शुद्ध हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसलेशन कर दिया, सेकंड ऑप्शन सही है। 1 जुलाई याद रखें, विधान राय साहब का नाम याद रखें। 38 में निम्नलिखित में से कौन ब्लू पैसिफिक पहल में भागीदार है? पार्टनरशिप फॉर ब्लू पैसिफिक, आइलैंड कंट्रीज़ जो हैं, द्वीपीय देश हैं, इनके सहयोग पाने के लिए यूएसए और यूएसए के भागीदारी देशों ने ब्लू पैसिफिक पहल को शुरू किया है। इसमें इंडिया का कोई रोल नहीं है, इंडिया मेंबर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और यूके, 1 2 3 4 करेक्ट हो जाएगा। मेंबर जो हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, वही लिखे हैं, यूएसए, न्यूजीलैंड, जापान, यूके। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पे। पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हरियाली महोत्सव का आयोजन किया? नई दिल्ली में। आगे देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अपने शरणार्थियों को शरण देने वाले जामनगर और कोल्हापुर के महाराजाओं को किस सरकार ने सम्मानित किया? पोलैंड सरकार ने सम्मानित किया। नेक्स्ट आइए, 39 में यहाँ पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में पूछा है, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी। अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई है, ठीक है, ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई है, संवैधानिक संस्था हो गई है। संवैधानिक संस्था को पहचानें कैसे? इसका जिक्र आर्टिकल के फॉर्म में मिल जाएगा आपको, संविधान में अनुच्छेद के फॉर्म में मिल जाएगा। आर्टिकल 338 भी देखेंगे तो उसमें आपको नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी का जिक्र है। और इसको जोड़ा कब गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा है। 102 संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 102 में हुआ कब था? 2018 में। इस संशोधन ने इस कमीशन को संवैधानिक दर्जा दे दिया। और इसकी सिफारिश किसने की थी? मंडल आयोग ने। इसके बारे में जान रहे होंगे, जो 27% ओबीसी को रिजर्वेशन है वो मंडल कमीशन की देन है। पहला ऑप्शन पढ़िए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1955 के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का परिणाम था, मंडल कमीशन का परिणाम था, इसका नहीं, ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक कहाँ है? अब तो संवैधानिक हो गया ना, लीगल नहीं है, स्टैट्यूटरी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा है इसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में शिकायतें और कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार है, यही करता है और क्या करेगा। तीसरा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे गलत बताना था आपको, तो गलत 1 और 2 हैं, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शेड्यूल कास्ट के लिए कमीशन बताएंगे किस आर्टिकल में है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 338। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब 338A, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी 338B। तो ये 3 आर्टिकल जरूर याद रखा करें, 338, 338A और 338B। पहले 338A आर्टिकल नहीं था, एसटी के लिए कोई सेपरेट कमीशन नहीं था। शुरुआत में 338 में ही दोनों कमीशन थे, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी। इस कॉमन कमीशन को तोड़ा कब गया, अलग अलग कब किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद रखना है, 2003 का। 2003 से आपको एक आर्टिकल और दिखने लगा, 338A, याद रहेगा। एसटी के लिए सेपरेट कमीशन बना दिया गया 89वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए, 40 में निम्नलिखित में से किस फसल को भारत में वाणिज्यिक खेती के लिए अनुमोदित किया गया है? कमर्शियल पर्पज़ से आप बीटी कपास को ही यूज कर सकते हैं, बीटी बैगन नहीं है, और ये सरसों की एक कैटेगरी लिखी, ये भी नहीं है, तो यहाँ पे केवल एक सही है। बीटी फसलों को जीएम फसल भी बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड। भारत में एक ही जीएम फसल है, एक ही जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है जो कमर्शियल पर्पज़ से यूज हो सकती है, बीटी कपास, ठीक है। 41 देखिए, निम्न में से किस संगठन ने हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी किया? बहुत इंपॉर्टेंट सूचकांक होता है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इस इंडेक्स को बहुत सारे पैरामीटर पर बनाया जाता है। इंडिया का स्थान 180 है, आउट ऑफ 180, सबसे पीछे स्थान है इंडिया का। इस इंडेक्स ने भारत की जो स्थिति बताई है, इतनी बेकार स्थिति बताई है,
इस रिपोर्ट को गवर्नमेंट ने फ्लॉड एजम्पशन माना है, त्रुटिपूर्ण एजम्पशन माना है, और हम लोगों को भी मानना चाहिए, क्योंकि वहीं आप दूसरी तरफ CCPI इंडेक्स देखेंगे, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, वहाँ पे भारत की स्थिति 10 है। हाँ, ये ज़रूर है कि CCPI इंडेक्स में रैंकिंग 10 है, लेकिन ये 60 कंट्रियों में मेज़र की जाती है। दुनिया को इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत ने दिया। दुनिया को वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का कॉन्सेप्ट भारत ने दिया। ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे कम करना है, ये भारत दुनिया को बता रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस किया जाए, ये दुनिया को भारत बता रहा है। क्लाइमेट पॉलिसी कैसी रखनी चाहिए, ये दुनिया को भारत बता रहा। सॉइल को सेव कैसे किया जाए, ये दुनिया को भारत बता रहा। सेव सॉइल प्रोग्राम को कितना अप्रिसिएट किया जा रहा है पूरी दुनिया के द्वारा। सदगुरु दुनिया के हर एक देश में जा जा के इसको प्रमोट कर रहा है। पूरी दुनिया पर्यावरण को बचाने के लिए बाहर की बात कर रही है, लेकिन इंडिया रूट कॉज की बात कर रही है। ठीक है, तो ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ये ध्यान रखना। पर्यावरण से इसलिए लगता नहीं है कि ये विश्व बैंक जारी करेगा। IPCC, IUCN, ये सब जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये ज़्यादा बेटर लग रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। हाल ही में खबरों में रहा वाराणसी घोषणा पत्र किस क्षेत्र से संबंधित है? सुपर इंपॉर्टेंट, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में देखेंगे। ये शिक्षा से संबंधित है। इसी के साथ साथ एक फैक्ट और आपको जानना है, अखिल भारतीय शिक्षा समागम, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे हुआ? ये भी वाराणसी में हुआ। वाराणसी, इसी समागम में इसको लॉन्च किया गया, वाराणसी घोषणा पत्र को। चलिए, भील जनजाति का जिक्र अक्सर न्यूज़ में रहता है। यहाँ पे भील जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उन्हें आमतौर पर राजस्थान के धनुषधारी के रूप में जाना जाता है। ये धनुष बाण का यूज करते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, वे आर्य पूर्व जाति के सदस्य हैं। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में सबसे व्यापक रूप से फैले आदिवासी समूह हैं ये भील जनजाति के लोग। 44 डेरोको या फिर डेरोचो पढ़ लीजिए। आपने देखा होगा अभी हाल ही में एक विंड स्टॉर्म आया था USA में और पूरा आसमान हरे रंग का हो गया था। ये क्वेश्चन उसी घटना को लेके बनाया हुआ है। आसमान काला सुनते हैं, आसमान नीला सुनते हैं, आसमान हरा भी हो जाता है, आसमान हरा भी हो जाता है। ये USA में जो अभी विंड स्टॉर्म आया वहाँ से पता चला, और ये तो अभी 10-12 दिन पुरानी बात है, यानी ये जून जुलाई की बात है। और जून जुलाई का मौसम कैसा है? ये वार्म है या फिर कोल्ड है? ये वार्म है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। डेरोचो एक ठंडे मौसम की घटना है। डेरोचो तो समझ रहे ना, आसमान का हरे रंग का हो जाना, ये डेरोचो है। डेरोचो ये हरिकेन की तरह नहीं होता, ये टॉर्नेडो की तरह नहीं होता। हरिकेन टॉर्नेडो में आप देखते होंगे कि यहाँ पे विंड रोटेशन फॉर्म में बहुत ज़्यादा स्पीड से चलती हैं, चक्रीय रूप में चलती हैं, लेकिन डेरोचो में बहुत तेज़ हमारे स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगा तो आप लोग देख लेना। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये हरिकेन टॉर्नेडो से बिल्कुल अलग होता है। इस घटना में बारिश की जो बूंदें होती हैं वो नीले रंग की तरंग दैर्ध्य को छोड़कर, नीले रंग की वेवलेंथ को छोड़कर अन्य सभी वेवलेंथ को बिखेर देती हैं, स्कैटर्ड कर देती हैं, जिससे होता क्या है कि मुख्य रूप से नीली रोशनी तूफानी बादल के नीचे प्रवेश कर जाती है। जब ये नीली रोशनी तूफानी बादल के नीचे प्रवेश कर जाती है, इसके बाद होती है फिजिक्स की केमिस्ट्री शुरू। यह नीला प्रकाश दोपहर या शाम के समय सूरज के लाल पीले रंग के साथ मिलकर हरे रंग का हो जाता है। ठीक है, नीला रंग जब सूर्य के लाल पीले रंग के साथ मिल जाता है तो ये हरा रंग का हो जाता है और आसमान हरे रंग का दिखाई देने लगता है। तो पहला तो गलत हो गया स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, यह एक सीधी रेखा में चलने वाला तूफान है जिसके परिणाम स्वरूप आसमान का रंग हरा हो जाता है। दूसरा सही है, तो यहाँ पे केवल 2 हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ठीक है, हाल ही में खबरों में रहा पद्मा बहुउद्देशीय पुल किस देश में स्थित है? ये बांग्लादेश का पुल है। दूसरा है, खबरों में रहा मिशन वात्सल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई योजना है? ये महिला और बाल विकास मंत्रालय की योजना है। इस पे कोडिंग का क्वेश्चन है, वो भी बाद में है, वो कर लेंगे। तीसरा है, किस देश ने विश्व शांति मंच 2022 का आयोजन किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चाइना ने ऑर्गेनाइज किया। चलिए 45 देखिए। 45 में यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं पिछले क्वेश्चनों में, इसके संदर्भ में बताना है। साइबर लॉ होते हैं जो, साइबर लॉ जो होते हैं वो इसी से गवर्न होते हैं, इस एक्ट से गवर्न होते हैं, इसी से रेगुलेट होते हैं। सोशल मीडिया वाला जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की थी, ये 2000 याद रखें। पहला स्टेटमेंट है, गृह मंत्रालय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक सामग्री को हटाने का आदेश जारी करने वाला एकमात्र प्राधिकरण है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या करेगा? माइटी बना है ना इसके लिए, माइटी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अथॉरिटी तो माइटी के पास है ना, गृह मंत्रालय के पास तो नहीं,
तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा पॉइंट है IT एक्ट की धारा 66A का इस्तेमाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए किया जाता है। ये बहुत न्यूज़ में रहती है, इसके बारे में जानना जरूरी है। IT एक्ट में 2 धाराएं हैं, एक 66A और एक है 69A। 66A में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति आपत्तिजनक या खतरनाक जानकारी भेज रहा है तो ये दंडनीय अपराध है। और 69A में यहाँ पे राज्य और केंद्र सरकारों को सख्ती दी गई है दंड देने की। लेकिन मज़े की बात देखो, सुप्रीम कोर्ट ने 66A को असंवैधानिक घोषित किया है। तो ये माननीय आजकल तो अलग ही लेवल पर जाके काम कर रहे हैं। और इसको असंवैधानिक घोषित करने का आधार क्या बताया, वही 19(1)(a) क्या है इसमें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इस धारा को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। और दूसरा भी गलत हो गया क्योंकि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और यहाँ पे गलत ही बताना था, तो दोनों गलत हैं, यानी सी ऑप्शन। चलिए 46 में किसान क्रेडिट कार्ड। PCS तो कई बार पूछा है, इस योजना को कब जारी किया गया था, कब शुरू किया गया था। 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया था। इस कार्ड से हेल्प क्या होती है, किसानों को ऋण की सुविधा मिलती है, लोन की सुविधा मिलती है। कृषि से संबंधित जो भी काम है, बीज लेना, उर्वरक लेना, कीटनाशक वगैरह, इन सब के लिए ऋण की सुविधा प्राप्त हो जाती है KCC से। और KCC को सारे बैंक एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो वाणिज्यिक बैंक हो, चाहे वो RRB हो, रूरल बैंक, चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, चाहे वो सहकारी बैंक हो। लेकिन यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट क्या लिख रहे हैं, केवल लिख रहे हैं वाणिज्यिक बैंक और RRB। इन्होंने सहकारी बैंक नहीं लिखा, इन्होंने स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं लिखा, तो ये तो गलत हो गया। पहला सही लिखा, किसानों को उनकी खेती और अन्य आवश्यकताओं हेतु बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना को 1998 में शुरू किया गया था। ये सही है, सही बताना था, ये हो गया। चलिए, कौन सा शहर 2022 वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन का मेजबान है? सुपर इम्पोर्टेंट, बॉन जर्मनी में ये सम्मेलन हुआ, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी समिट। दूसरा है भारत में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। ये अपने आप में नया चीज़ है, ये खास है। ये कहाँ पे हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ। तीसरा है स्त्री निधि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी हुई एक योजना है? ये तेलंगाना सरकार ने लॉन्च की एक स्त्री निधि। ठीक है, चलिए 47 देखिए, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक। इसके बारे में हम लोगों ने वन लाइनर में पढ़ा था, करंट अफेयर्स में, घटनासार में। गुजरात टॉप पोजीशन में है बड़े राज्यों में। इस इंडेक्स को नीति कमीशन के द्वारा जारी किया जाता है और छोटे राज्यों में गोवा का स्थान पहले था। बड़े राज्यों में गुजरात, छोटे राज्यों में गोवा। और यूनियन टेरिटरीज में फर्स्ट कौन है? चंडीगढ़। चलिए पहला स्टेटमेंट पढ़िए, यह नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है केरल बड़े राज्यों के बीच राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में शीर्ष पर है, गलत है, गुजरात है। इन्होंने लिखा है इसके बाद गुजरात और पंजाब है। गुजरात की जगह यहाँ पे केरल बिठाल दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे भी केरल की जगह गुजरात बिठाल दीजिए, अब सही हो जाएगा। गुजरात टॉप पे है और दूसरे स्थान पर केरल और पंजाब है। तीसरा है केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली सूचकांक में सबसे ऊपर है, ये भी गलत है, दिल्ली नहीं है। क्या पढ़ा हम लोगों ने? चंडीगढ़ पढ़ा। चौथा है बड़े राज्यों में डिस्कॉम प्रदर्शन पैरामीटर में गुजरात सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला था। वितरण के मामले में गुजरात नहीं, पंजाब है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया, केवल एक सही है ना, केवल एक सही है, हो जाएगा। 48 है हाल ही में भारत के किस राज्य ने एंथ्रेक्स के फैलने की पुष्टि की है? कोविड-19 से अभी उभर भी नहीं पाया है, नई चीज़ आ गई है। एक संक्रामक रोग है और ये जंगली सूअर से होती है और इसका संक्रमण बैक्टीरिया से फैलता है, बहुत तेज़ी से फैलता है। वैसे ये रोग जल्दी होता नहीं है क्योंकि दुर्लभ बीमारी है, और जो दुर्लभ होती हैं वो बहुत गंभीर होती हैं, बहुत सीरियस होती हैं। जो रोग जानवरों के द्वारा फैलते हैं उन्हें जूनोटिक रोग बोलते हैं। ठीक है, तो अभी कुछ मामले यहाँ केरल में देखे गए थे, इसलिए ये न्यूज़ में था, तो ध्यान रखें। एंथ्रेक्स क्या है? एक बीमारी का नाम है, एक संक्रामक रोग है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 49 है हाल ही में खबरों में रहा स्नेक आइलैंड किस देश के क्षेत्र का हिस्सा है? तो अभी तो फिलहाल 2 ही देश न्यूज़ में रहते हैं, रसिया और यूक्रेन। स्नेक आइलैंड ये यूक्रेन का हिस्सा है, ठीक है, यूक्रेन याद रखें, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 50 है किस राज्य की काई चटनी को भौगोलिक संकेतक जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग देने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काई चटनी। जियोग्राफिकल इंडिकेशन तो समझते होंगे, ये उन सभी प्रोडक्ट को दिया जाता है, उन सभी प्रोडक्ट को प्रदान किया जाता है जो मूलतः उसी क्षेत्र से संबंधित होते हैं।
इन सभी उत्पादों के संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा समझौता चलता है, एग्रीमेंट चलता है? ट्रिप्स पढ़ते रहते हैं ना हम लोग, ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसको देखता कौन है? WTO देखता है। और भाई हम भारत में बात करें तो किस एक्ट के तहत इन सभी को प्रोटेक्शन दिया जाता है, GI टैग प्रदान किया जाता है? इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं टेस्ट सीरीज में। वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1999। और इस एक्ट का भी नाम याद रखें जिस एक्ट के तहत GI टैग दिया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को। जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। किसी प्रोडक्ट को अगर GI टैग मिल गया तो उसकी वैल्यू तो अपने आप बढ़ गई। ये काई चटनी उड़ीसा का प्रोडक्ट है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है भैया, तो ये जुलाई सेकंड वीक के हम लोगों ने करंट अफेयर्स डिस्कस किए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस सीरीज को आप जरूर विजिट करते रहिएगा। चलिए तो फिर चलते हैं, इस वीडियो में मिलेंगे अब 21 तारीख को। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।